चंद्रपाल चौहान जी, श्री रणवीर खरकाड़ी जी, श्री हरि बोरीकर जी, संगठन मंत्री। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हर। स्वागत करें। धन्यवाद। धन्यवाद रणवीर खरकाड़ी जी। अभी सरस्वती बुलाना चाहूंगा श्री राजेश जैन जी, प्रांत सचिव हरियाणा देवता परिषद, श्री राजेश गोरसी जी, प्रांत सचिव हरियाणा देवता परिषद, पानीपत इकाई से चैतन्य अरोड़ा जी व समीर नंदा जी। राजेश जी जल्दी आओ, जल्दी। इसके बारे में सोचा तो ये ना केवल अधिवक्ताओं के लिए, इस भारतवर्ष के हर नागरिक के लिए ये संविधान दिवस एक सम्मान दिवस के रूप में है। आज के इस विषय को देखते हुए कि आज की न्याय प्रणाली कहां तक तर्कसंगत है, क्या ऐसी न्याय प्रणाली हमारे पौराणिक प्राचीन भारत में भी व्यवस्थित थी, इसके बारे में जब हम अपने उपनिषद, वेद, स्मृति, उपनिषद ये पढ़ते हैं तो ज्ञात होता है कि यही न्याय प्रणाली, और कहीं ना कहीं ये समझ आता है कि शायद इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से व्यवस्थित थी, और उस न्याय प्रणाली को चलाने के लिए धर्मशास्त्र लिखा गया था। वो धर्मशास्त्र जो आज हमारा संविधान है, उस समय का वो संविधान था जिसे सब मान्य था सबके लिए। न्यायालय उस समय भी थे। भारत जिसकी सीमाओं का व्याख्यान पुराणों में किया गया था, हिमालय से लेकर दक्षिण और महासागर से लेकर उत्तर तक जितना धरती का भाग आता था उसका नाम भारत था, और उसके अंदर रहने वाले हर व्यक्ति को भारतीय कहा जाता था। उस भारत देश के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे भाग थे, डिवीजन थे, और हर डिवीजन में अलग अलग शासकों ने राज किया। वो वहां के राजा कहलाते थे। उन राजाओं के साथ एक मंत्री परिषद रहता था, और उसके नीचे छोटी परिषद भी थी, महामंत्री थे, मंत्री थे। उन सबको भी जिम्मेवारी दी जाती थी न्याय संगत तर्क देने की, छोटे छोटे झगड़ों को निपटाने की, और उन सब के अगेंस्ट अपील उससे ऊपर वाली अदालत में जाती थी, और आखिरी न्यायालय राजा के पास था जो सबको सर्वमान्य था। लेकिन उसके साथ जो आज हम कानून में पढ़ते हैं प्रोवाइजोस, एक्सेप्शंस, उस समय भी थी। राजा के लिए कुछ जिम्मेवारियां थी जब वो ये निर्वहन करता था एक राजा की तरह, एक न्याय के लिए जज बनकर सबके लिए, कि उसे ये ध्यान में रखना था हर नागरिक की सुरक्षा, देश के हित सर्वोपरि, न्याय मम धर्म। अंतर सिर्फ इतना आया कि आज हम किताबों के जरिए कानून पढ़ते हैं, उसको फॉलो करते हैं। उस समय धर्म को फॉलो किया जाता था, उसे हमारा मार्गदर्शन समझते हुए, धर्म के अंतर्गत रहते हुए न्याय किया जाता था। कई बार आज ये विषय उठता है कि क्या धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग करके देखा जाए, क्या मॉरल वैल्यूज को समाज के अंदर जो आज गिर रही हैं उन्हें संविधान से अलग करके देखा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को क्या मॉरलिटी से अलग किया जा सकता है। पुराणों में ये लिखा हुआ है जिसे हम कई बार नजरअंदाज करते हैं
कि मॉरलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन से अलग नहीं किया जा सकता। मॉरल वैल्यूज के आधार पर उस समय का धर्मशास्त्र लिखा गया था और उसी धर्मशास्त्र ने आज संविधान की प्रारूप को फॉलो करते हुए संरचना हुई। यह संविधान देश के अंदर सब पूरे दुनिया में एक सबसे बड़ा संविधान है जिसके अंदर 448 अनुच्छेद हैं, 25 भागों में बटा हुआ है। इससे बड़ा डॉक्यूमेंट दुनिया में अभी तक तो कोई लिखा नहीं गया। 165 सिटिंग्स के अंदर 114 सिटिंग इस संविधान की चर्चा के ऊपर असेंबली में की गई और उसके बाद जो अभी बोरीकर जी बात कर रहे थे, मैं और हम उन चर्चाओं के बीच चलते चलते संविधान के अंदर प्रियम्बल में आया वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये संविधान केवल ड्राफ्ट कमेटी के उन 6 सदस्यों ने नहीं बनाया था, हम सब ने मिलकर बनाया था। मैं और हम में अंतर बोरीकर जी ने बहुत अच्छे से व्याख्या की उसकी, मैं सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको ऐड करना चाहूंगा। मैं में अहंकार है, अहम है। संविधान ने धर्म शास्त्रों को देखते हुए, हमारे धर्म को देखते हुए, हमारी मॉरल वैल्यूज को देखते हुए उस अहम को हटाया और हम में बदल दिया। आज अगर हम एक हैं तो सेफ हैं। ये बहुत नया नारा है। ये केवल एक नारा नहीं है, ये केवल एक राजनीतिक स्लोगन नहीं है जो हम शायद समझ पाए हों या ना समझ पाए हों। ये देश की एकता, देश की अखंडता की तरफ एक संदेश है, बहुत मजबूत संदेश है, जिसे हम सबको अधिवक्ता के तौर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाते हुए ध्यान में रखना चाहिए। आज सबसे बड़ा खतरा अखंडता को है। कभी हम जम्मू कश्मीर में कोई आवाज सुनाई देती है, कभी छोटी मोटी घटनाएं पंजाब में सुनाई देती हैं, असम में सुनाई देती हैं, तेलंगाना में सुनाई देती हैं, बांग्लादेश का हाल हम देख रहे हैं, क्योंकि कानून की व्यवस्था चरमरा गई। वहां कोई संविधान नहीं है, कोई मजबूत कानून की व्यवस्था नहीं थी। हमारे संविधान ने हमें एक रखा। हम उस नारे की इतनी बड़ी महत्वता है हमारे जीवन में, हमारे देश के लिए, मां भारती के लिए। अब इस संविधान के अंदर धीरे धीरे बदलाव आए। इसके अंदर जो मूलभूत बदलाव सबसे पहला आया 18 जून 1951 को राइट टू इक्वलिटी के अंदर अनुच्छेद 15 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने जब बिल पेश किया कि राज्यों को पावर्स निहित की गई, उनको शक्तियां दी गई कि राइट टू इक्वलिटी के अंदर हम राज्यों को उतना अधिकार देंगे कि जहां सोशली बैकवर्ड, इकोनॉमिकली बैकवर्ड समाज है, उनको उत्थान के लिए कोई भी ऐसी स्कीम्स, पॉलिसीज बना सकें। 10 साल के लिए उस संशोधन को लागू किया गया था जो आज तक चल रहा है। धीरे धीरे हमारे वो समाज, पिछड़े वर्ग आज प्रगतिसर हैं, जिसका नारा आज फिर हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, सबका साथ सबका विकास। आखिरी संशोधन 106 कानून में आया। संविधान ने इतनी लंबी जो अपनी यात्रा तय की है 75 वर्षों की, उसमें 106 संशोधन हो चुके हैं। हर संशोधन की अपनी एक महत्वता है, लेकिन जजेस के लिए, अदालतों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए इन संशोधनों से परे और जिम्मेवारी बनती है। जब 1992 में अधिवक्ता परिषद की स्थापना हुई तो यह सोचकर की गई कि अधिवक्ता समाज का एक ऐसा अंग है जो समाज की सेवा कर सकते हैं, जरूरतमंद के लिए कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं। सरकार से जब उन्हें निराशा हो, अदालतों तक जाने के लिए
अधिवक्ता ही एक ऐसा सीढ़ी थी सिर्फ जो अदालतों में खड़े होकर उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ सकें। न्याय के लिए दोबारा हमें धर्म को फॉलो करना पड़ता है। मैं इसका आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जज बनने के बाद सबसे ज्यादा लकीली और अनलकीली क्रिमिनल रोस्टर में मैंने निभाई है भूमिका। तो वहां प्रोटेक्शन मैटर्स आते हैं आर्टिकल 21 में, रन अवे कपल्स जिसे हम जानते हैं के नाम से। युवा अधिवक्ता आते हैं ऐसी पिटीशंस लेकर। आर्टिकल 21 बहुत छोटा लगता है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उससे आगे हम कभी देख नहीं पाते। यहां अधिवक्ताओं का एक इतना बड़ा जिम्मेवारी उनके ऊपर है कि आर्टिकल 21 क्या कहता है। 2 बच्चे घर से भाग आए, हमने शादी कर ली है या करना चाहते हैं, माता पिता हमें मार देंगे, हमें न्याय से सुरक्षा चाहिए, न्याय किया जाए। जब उसे समझने की बात की जाती है तो किस समावेश में, किस हालात में सुरक्षा दी जाए। हम युवा साथियों को देखते हैं, अधिवक्ताओं को देखते हैं कि कोई केस आया है, ये आज हमारे सामने पेश हुए हैं, फीस ली है, अपनी जीवनी चलानी है, लिबरल अप्रोच रहती है। बट मैं कोशिश करता हूं कि वो युवा अधिवक्ता संविधान को पढ़ें, आर्टिकल 21 को समझें। उसके अंदर न्यायालयों ने समय समय पर जब अपनी टिप्पणियां की, इंटरप्रिटेशंस दी, उसमें हम कई बार एक मूलभूत हिस्सा भूल जाते हैं आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी एंड ऑनर। डिग्निटी एंड ऑनर हमारे संविधान की मूलभूत परिभाषा है जिसके लिए संविधान बना। इस संविधान के दायरे के चारों तरफ घूमते हुए सभी कानून बने, और उन सभी कानूनों के बनने का मायने क्या थे? सबको एक समान अधिकार मिले, सबको न्याय मिले। और न्याय का मतलब सब इज्जत के साथ जीवन शैली जिए। उस डिग्निटी एंड ऑनर के अंदर हमारे अधिवक्तागण ये भूल जाते हैं या ये ध्यान नहीं देते कि जो माता पिता उनको जन्म देते हैं, उन्हें खड़ा करते हैं, उनकी डिग्निटी एंड ऑनर, उनका सम्मान समाज में कहा गया। क्या उनके लिए आर्टिकल 21 नहीं है? इस पे विचार करने की बहुत बड़ी जरूरत है। ये सिर्फ छोटे मोटे केस नहीं है प्रोटेक्शन मैटर्स। बड़े बड़े मुकदमे तो हम रोज देखते हैं, सुनते हैं, बहस भी की है जीवन में, आप लोग सब करते हैं। ये बहुत छोटा सा केस लगता है, गए 2 मिनट में डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। एसपी को डायरेक्शन दे दी टू लुक इनटू द डायरेक्शन, एग्जामिन द रिप्रेजेंटेशन एंड इफ नीड बी प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। आर्टिकल 21 या संविधान ये नहीं कहता। कहीं ना कहीं हम न्यायालय भी शायद उस जिम्मेवारी से भागते हैं। डिग्निटी एंड ऑनर को इंश्योर करना जो इस संविधान में लिखा गया है, हम न्यायालयों का काम है, हमारी जिम्मेवारी बनती है, हम अधिवक्ताओं की जिम्मेवारी बनती है। जिस दिन हम हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन दे पाएंगे, जैसा बोरीकर जी कह रहे थे कि पंक्ति में आखिर में खड़े हुए व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचनी चाहिए ताकि वो सम्मानजनक जिंदगी जी सके। वो सम्मानजनक जिंदगी जीने के लिए हमें संविधान के अंदर ही जाना पड़ेगा, उसे ही पढ़ना पड़ेगा। हम अधिवक्ताओं को ये अपना ग्रंथ समझना चाहिए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। जब ये क्वेश्चन कोर्ट में आता है तो हमारे युवा साथी ज्यादातर हम देखते हैं कि तैयार नहीं है। इन क्वेश्चंस का उन्हें अंदाजा नहीं होता कि शायद कोर्ट में पूछे जाएंगे। संविधान के लिए आज इतना बड़ा वैक्यूम है, उस संविधान पे बहस करने के लिए, संवैधानिक कानून में अधिवक्ताओं के आने के लिए, जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अगर बहस करने की बात होती है
बड़े मुकदमों की तरफ अगर चले जाएं, छोटे से उठकर, प्रोटेक्शन मैटर से उठकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने के लिए, ट्रीटीज के लिए, फिर हमें संविधान है। अगर हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तो हम कहीं भी अपने अधिवक्ता होने के उस फर्ज को न्याय संगत पेश नहीं कर सकेंगे। संविधान एक ऐसी मूलभूत किताब है जिसे आज तक कोई कानून, कोई अदालत बदल नहीं सकी, और यही केशवनंद भारती के अंदर न्यायालय ने कहा था कि उसके फंडामेंटल को, बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकते। ये उसकी ताकत है। आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं आप सबके बीच आने के लिए। आपको सिर्फ इतना आग्रह करूंगा, अधिवक्ताओं को, मेरे साथियों को, छोटे भाइयों को, कि संविधान के ऊपर गौर करें, उसे पढ़ें, उसे समझें और समाज के छोटे से छोटे वर्ग और बड़े से बड़े वर्ग के लिए न्याय दिलवाने के लिए अपनी भूमिका का योगदान दें। यही सब कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। हुआ है, आपकी गरिमामय उपस्थिति पाकर यह कार्यक्रम खास हुआ है, यह कार्यक्रम खास हुआ है। धन्यवाद। धन्यवाद। गरिमामय मंच की उपस्थिति और आप सब की उपस्थिति को नमन। बहुत ही शानदार हमारा ये फर्स्ट सेशन रहा। अभी हम दूसरे सेशन से पहले एक ब्रेक लेंगे, लेकिन हमारे दोनों माननीय न्यायाधीश, माननीय न्यायमूर्ति जी से प्रार्थना है कि हमारे बहुत से अधिवक्ता आप लोगों के साथ एक फोटो कराना चाहते हैं, तो यदि आप लोगों की अनुमति हो तो हमारे अधिवक्ता साथी आपके साथ फोटो करा सकते हैं यहाँ। ठीक है जी, आप फोटो कराएंगे और बाद में हम फिर 1 घंटे बाद दोबारा मिलेंगे। धन्यवाद सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। एक सूचना, अपने सभी साथी और सभी विभाग प्रमुखों से निवेदन है कि वो यहाँ ठीक आधे घंटे बाद भोजन लेकर के सभी उपस्थित होंगे। 1:30 पर यस सर, प्लीज सर, प्लीज सामने सर।